आज का दरअसल हमारा जो विषय है, हमारी प्रगतिशील चेतना के 100 साल। दरअसल इसके साथ एक और प्रसंग जुड़ा है। हम लोग चाहते थे कि जो हिंदी में तो चेतना शब्द प्रचलित है, चेतनाओं शब्द लगता है कि व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में कॉन्शसनेसेस शब्द प्रचलित है और प्लूरल के फॉर्म में है। तो ये विषय रखते समय हम लोगों के मन में ये था कि जो पूरी 20वीं शताब्दी है, माने प्रगतिशील चेतना के 100 साल जिसे हम कह रहे हैं, तो एक तरीके से पूरी 20वीं शताब्दी और बाद के ये 2 दशक। और आप सब जानते ही हैं कि ये जो पूरी शताब्दी है 20वीं, ये बहुत ही जिसको कहा जाए कि मानव सभ्यता के इतिहास और विकास में बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के ये शताब्दी आई थी। और शमशेर की एक कविता है, टूटी हुई बिखरी हुई। तो मुझे लगता है कि उन संभावनाओं को जो लेकर के आई थी, वो टूटी हुई बिखरी हुई जो उसकी स्मृतियां हैं, वो हमारे जहन में हैं। ये जो 20वीं शताब्दी है, ये 2 बड़े महायुद्धों की गवाह है, साक्षी है। बहुत सारे राष्ट्रों में आज़ादी के संघर्ष चले, स्वाधीनता की लड़ाइयाँ चली, क्रांतियाँ चली और बहुत सारी तब्दीलियाँ। बहुत विस्तार में जाने का समय चूँकि नहीं है और इसकी प्रस्तावना अभी प्रियंवद जी रखेंगे, लेकिन एक लंबी कड़ी है जो विश्व युद्धों से लेकर के और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का जो वैश्विक परिदृश्य है, उसमें पूरा एक शीत युद्ध का कालखंड है। और 90 के दशक में आप देखेंगे कि समाजवादी व्यवस्थाओं का जो विघटन है। तो एक तो ये पूरी लंबी कड़ी है, पूंजीवाद और समाजवाद के रास्ते से होते हुए, और रूस की क्रांति जहां शुरुआत है 1917 में, और वही 1990 के दशक में गोर्बाचोव के पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, इन सारी उपक्रमों के बावजूद भी समाजवादी जो सत्ता है उसका विघटन है। तो एक तो ये छोर है इसका। दूसरे भारतीय संदर्भों में अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है, वो 20वीं शती के जो दूसरा दशक है, वहाँ से एक मुकम्मल नए रास्ते की तरफ चलता है। और ख़ास तौर से गांधी के आने के बाद, तो गांधी का आना है, फिर गांधी के बाद पूरा एक लंबा आंदोलन है जिसकी व्यवस्थित शुरुआत जो है वो 1920 के दशक में होती है, असहयोग आंदोलन के जरिए। उसी समय एक खिलाफत मूवमेंट है, आप में से जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे आपने पढ़ा होगा। इसी समय साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा की जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान में पड़ी, और उस विचारधारा के माध्यम से मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, युवाओं की सक्रिय भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी स्वाधीनता आंदोलन में। तो ये पूरा एक लंबी श्रृंखला है विचार के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। तो हम लोगों का ये मानना था कि हम इस पर बातचीत करें और केवल एक दायरे में सिमट करके न रह जाएं। जैसा कि प्रगतिशील शब्द जैसे ही आता है तो हमारे जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके मन में आता है कि साहब ये प्रगतिशील आंदोलन और प्रगतिशील कविता से संबंधित है। तो वो इस चेतना का एक हिस्सा है। उसके अलावा प्रगतिशील साहित्य भी है, प्रगतिशील किस्म का इतिहास भी लिखा गया, समाजशास्त्र भी आया, राजनीति विज्ञान भी आई, और बड़ी शख्सियत है इस दरमियान हमारे बीच। गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, और बाद की परंपरा में देखें तो लोहिया हैं। तो ये एक लंबी श्रृंखला है विचार के स्तर पर, सोच के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। तो ये हम लोगों का मंतव्य था। तो आज हमारे इस आयोजन में 2 जो मुख्य वक्ता हैं, गौहर रज़ा साहब और प्रोफेसर सलील मिश्र जी। और इसके पहले इस विषय को और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए और थोड़ा खोलने के लिए मैं आदरणीय प्रियंवद जी को आमंत्रित करूंगा, जो हमारे समय के बहुत ही प्रतिष्ठित कथाकार हैं और इतिहासकार भी, इस अर्थ में कि उनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक है भारत विभाजन की अंतःकथा, जो ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुई और मुझे लगता है कि ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। वो केवल इतिहास की पुस्तक नहीं है, बहुत मायने में वो साहित्य की भी पुस्तक है और समाज को भी जानने की दृष्टि से, संस्कृति को जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो पुस्तक है वो भारतीय राजनीति के 2 आख्यान 2010 में प्रकाशित हुई है,
इन दोनों पुस्तकों में आज का जो ये विषय है इसकी भी कुछ अनगूंज मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रेमव्रत जी आएँ और इस विषय को थोड़ा और विस्तार से बताएं। प्रेमव्रत जी। टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा। नहीं, जो भी वो बात नहीं, अंदाज़ा नहीं रहता। दोस्तों, हम लोग गिरिराज जी की स्मृति में होने वाली इस व्याख्यानमाला के चौथे आयोजन में इकट्ठा हुए हैं और इसका विषय, इसके बारे में जो हमारे बाहर से वक्ता आए हैं और जो इस विषय के निहित अर्थ हैं, सब पर आपको विस्तार से बताया जा चुका है। थोड़ा सा इस विषय की शुरुआत के लिए एक ज़मीन तैयार करने के लिए कुछ बातें मैं करूँगा, फिर आप लोग हमारे आदरणीय वक्ताओं को जो बाहर से आए सुनेंगे। जैसा कि आनंद जी ने बताया, विषय तो बहुत फैलाव और व्यापक वाला है और वो इतना है कि एक एक पर एक एक व्याख्यान हो सकता है, तो उस तरह तो हम लोग इसको नहीं ले पाएंगे। कुछ एक गैलरी बनाकर चुनकर निकलना पड़ेगा कि हम किसकी बात करें, कैसे करें। मैं जिस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, विषय तो आनंद जी ने बता दिया है। गौहर रज़ा साहब अपने हिसाब से बोलेंगे, सलील जी अपने हिसाब से बोलेंगे। कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। प्रगतिशील चेतना से हमारा मतलब क्या है, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लें। जिसे हम नवजागरण कहते हैं, रेनेसां कहते हैं, पुनरुत्थान कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, ये प्रगतिशील चेतना नहीं है। ये रिवाइवल है एक खोई हुई चीज का। इसे पुनर्शब्द है, इसमें री शब्द है। वो चीज जो कभी हमसे खो गई थी, हमें वापस मिल गई है, वो रेनेसां है, वो नव जागरण है, नव शब्द है और पुनरुत्थान है। ये प्रगतिशील चेतना से उसका ताल्लुक नहीं है। हम हिंदी नवजागरण पढ़ते हैं, खूब बात होती है। भारतीय नवजागरण पढ़ते हैं, खूब बात होती है। बंगाल का नवजागरण पढ़ते हैं, खूब बात होती है। इसको हम प्रगतिशील चेतना से नहीं जोड़ेंगे। प्रगतिशील चेतना का मतलब ये होगा कि हमने कुछ नया पाया, कुछ नया जोड़ा, पुराने को उसमें शामिल नहीं किया है। और वो हमारे कुछ आधुनिक मूल्य हैं, कुछ नई चेतनाएं हैं, मनुष्यता है, विज्ञान है, लोकतंत्र है और कुछ भी ऐसा जो मनुष्य की गरिमा बढ़ाता है, मनुष्य को मनुष्य के पास लाता है, वो हमारी प्रगतिशील चेतना है। पुनर्जागरण, रेनेसां, नवजागरण, खोई हुई चीज वापस पाना है। और जब धर्म में ये शब्द इस्तेमाल होता है, मुस्लिम नवजागरण, हिंदू नवजागरण, भारतीय नवजागरण, बंगला नवजागरण, तो ये वापस उस किसी चीज को पाना है जो कभी उनमें थी। मतलब कोई भी धर्म प्रगतिशील चेतना के साथ नहीं जुड़ता। वो अपने पुनर्जागरण पर लौटता है, अपनी पुरानी जमीन पर लौटता है, उस पर रहना चाहता है। इस फर्क को हमें समझना चाहिए। मैं जिस पर बात करना चाहता हूं उसके लिए ये बताना इसलिए जरूरी था कि मैं सोच रहा था 3 चीजों पर बात करूंगा, तो मैं राजनीति छोड़ता हूं। राजनीति में प्रगतिशील चेतना को मैं छोड़ रहा हूं। हमारे बाकी 2 वक्ता बहुत अच्छा बोलेंगे। मैं 2 समाजों के प्रगतिशील चेतना पर थोड़ा थोड़ा बोलना चाहता हूं, एक मुस्लिम समाज, एक हिंदू समाज। इन 2 समाजों में हम तलाशें 100 साल पहले की प्रगतिशील चेतना क्या थी और आज हम कहाँ हैं। और अगर हम उस प्रगतिशील चेतना के साथ आगे बढ़े हैं
तो बढ़ते हुए कहाँ तक आ गए हैं, और नहीं बढ़ पाए तो बीच में भटक गए तो कहाँ भटक गए, क्यों भटक गए और कहाँ वापस लौट गए, इन सवालों को थोड़ा सा टटोलते हैं। देखिए, ईमानदारी की बात है कि आज देश का ये बड़ा मुद्दा है, भारतीय राजनीति का बड़ा मुद्दा है, हमारे समाज का बड़ा मुद्दा है और इन समाजों का बड़ा मुद्दा है, और इन सवालों से हमको जूझना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। मैं पहले मुस्लिम समाज की बात करूंगा। फारूक साहब जानते हैं, मैं उनसे अक्सर ये बातें करता हूं, मुझे कुछ सवाल हमेशा परेशान करते हैं और जब मैं बोलता हूं तो थोड़ी दिक्कत भी होती है। अभी मैंने हमीद दलवाई के बारे में पढ़ा, आकार का जो अगला संस्मरण आ रहा है, अंक आ रहा है, वो संस्मरण अंक है। उसमें मैंने हमीद दलवाई के बारे में पढ़ा। हमीद दलवाई का नाम मैंने पहली बार सुना। मुझे हैरानी होगी अगर आप में से भी किसी ने उसका नाम सुना होगा। नकवी साहब ने शायद सुना हो, नकवी साहब जरूर जानते होंगे हमीद दलवाई का। महाराष्ट्र के थे, 45 साल की उम्र में मर गए। वो समाजवादी थे, जेपी और फर्नांडीज और इन सबके साथ काम किया था। सन 66 में उन्होंने महाराष्ट्र में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन किया कि 3 तलाक खत्म करो, सन 66 में, और समान नागरिक संहिता लागू करो। ये उन्होंने 2 मांग थी। वो ये कहते थे कि मुस्लिम समाज को उसकी बहुत कमियां बताते थे, बहुत बातें बताते थे, और कहते थे तुम्हारे यहाँ कोई नया विचार, नया जागरण, पुनर्जागरण हुआ क्यों नहीं इतने सालों में। मैं भी ये बात कहता हूँ, मैं पंडित होटल मंच में मैंने कही थी जब लोगों ने विरोध किया था, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ। हमीद दलवाई को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अब बहुत उन्होंने काम किया, उनकी मारने की, हत्याएं की कोशिश भी हुई, किडनी फेल होने से वो 45 साल में मर गए, लेकिन वो जेबी दोनों किडनी के मरीज अमेरिका साथ साथ गए थे दिखाने, इलाज कराने, तो उससे आप हमीद दलवाई का अंदाजा लगा सकते हैं। वो हिंदू समाज में भी बोलते थे लेकिन कम बोलते थे, लेकिन मुस्लिम समाज में उन्होंने बहुत बातें की और बहुत बुनियादी सवालों को उठाते थे। मैं एक बात और थोड़ा सा पहले लौटूं वापस, जो मैं भूल गया, कि प्रगतिशील चेतना अगर हम 1924 में तलाश रहे हैं, या जिसे आनंद जी ने कहा कि इसमें 20वीं शताब्दी में तलाश रहे हैं, तो कोई प्रगतिशील चेतना एकदम से नहीं फूटती। ऐसा नहीं है कि कल नहीं थी आज हो गई। कोई भी प्रगतिशील चेतना के पीछे एक लंबा समय, लंबा इतिहास होना चाहिए। हम जब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा कि हम कहाँ पकड़े जहाँ इनके अंदर ये चेतना शुरू हुई। एकदम से नहीं आ गई होगी 1924 में। अगर हम टटोल रहे हैं कि ये मुस्लिम चेतना है, राजनीतिक चेतना, भारतीय चेतना कहाँ से शुरू हुई, हम पीछे लौटे, थोड़ा सा तो लौट ही सकते हैं। हम देखते हैं एक समय ऐसा है जिसको हम मानते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था और एक साझी संस्कृति की प्रगतिशील चेतना थी। वो है 1857। 1857 को ये माना जाता है कि ये राष्ट्रीय चेतना का, स्वाधीनता संग्राम का एक साझी लड़ाई थी और ये हमारी शुरुआत थी। क्या सच में ऐसा था? इस सवाल पर हम बहुत देर बात कर सकते हैं, बहुत किताबें लिखी गई हैं, लंबी बहस है। मेरा ये कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम कतई कहीं से प्रगतिशील चेतना से संपन्न 1857 में नहीं थे। पूरे 1857 में कहीं देश नाम सुनाई नहीं पड़ता, कहीं भारत नाम नहीं सुनाई पड़ता, कहीं नहीं सुनाई पड़ता, ना दिल्ली में, ना उत्तर प्रदेश में, ना बरेली में, ना लखनऊ में, कहीं कोई नहीं कहता। सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, कोई अपने अपने लाभ के लिए लड़ते हैं। और 1857 अगर प्रगतिशील चेतना कहीं थी तो आप लौट कहाँ रहे हैं? आप तो मुगल बादशाह को वापस बादशाह बना रहे हैं लाल किले में, जो कि खुद कह रहा था कि मेरी जान बख्शो। 1807 में लेक ने शाह आलम के समय पेंशन मान दी। जो बादशाह, जो मुगल वंश, जो सल्तनत खत्म हो गई, जो मरणासन्न थी, आप कह रहे हैं नहीं ये हमारा बादशाह है और उस पर हम चलेंगे। ये प्रगतिशील चेतना तो नहीं हो सकती। तो 1857 तो नहीं थी और पीछे लौटे।
चलिए और लौट लेते हैं 100 साल, 150 साल। वो जो दौर है 100 साल लौटते हैं। 1757 में क्लाइव प्लासी में कितने आराम से एक मामूली सा क्लर्क, लंदन का लफंगा, देश पर कब्जा कर लेता है, आगे बढ़ता चला जाता है, लड़ाई जीत लेता है। और क्या हो रहा था उस समय? जाट मराठों से लड़ रहे थे, मराठे राजपूत से लड़ रहे थे, राजपूत सिख से लड़ रहे थे, रोहिल्ला लड़ रहे थे, साउथ में, दक्षिण में कर्नाटक लड़ रहा था, निजाम एक दूसरे से लड़ रहे थे, फ्रांसीसी आ रहे थे, डच आ रहे थे, पुर्तगाली आ रहे थे, इंग्लैंड आ रहे थे। हो क्या रहा था ये देश में? ये क्या था देश? कोई प्रगतिशील चेतना नहीं थी। ये लक्षण नहीं है प्रगतिशील चेतना का। अब और पीछे नहीं लौटेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ये फिर कहां से शुरू हुई, फिर क्या हुआ? अब तलाशते हैं सिरा 1857 के बाद। 1857 में दो बड़े काम हुए। आनंद जी, मैं ज्यादा टाइम में बता दीजिएगा। 1857 के बाद दो बड़े काम हुए। मुगल बादशाह का अंत हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, और भारत सीधे विक्टोरिया के शासन में, ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया। पहली बार एक राष्ट्र से आपका संपर्क हुआ जहां एक सरकार थी, जहां विधिवत नियम था, कानून था, संविधान था। इस शब्द को आपने पहली बार सुना होगा। 18 संविधान कुछ होता है, और उसके अंतर्गत आकर आप आगे बढ़े। उसी के बाद दो धाराएं बन गई, हिंदू और मुसलमान के अलग अलग रास्ते हुए, अलग अलग हित हुए, अलग अलग राष्ट्रवाद हुआ, और दोनों ने अपनी अलग अलग राह पकड़ी। अब इस राह से शुरू होता है आगे का भारत, जो 1947 तक आता है, जिसका कल्मिनेशन 1947 में आपको दिखाई देता है। मुस्लिम समाज में मेरा अपना ये मानना है, मुस्लिम समाज में 3 लोग ऐसे हुए हैं जिनको हम मान सकते हैं कि प्रगतिशील चेतना के संपन्न थे। सर सैयद, इकबाल और जिन्ना, शुरू के जिन्ना। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे मुस्लिम भाई कभी इस पर विचार करें, बहस करें, तीनों कहां पर जाकर खत्म हुए? सबसे दकियानूसी तरीके पर तीनों ने अपना अंत किया। हैरानी की बात है। आप समझिए, सर सैयद ने मुसलमानों के अंदर शिक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, उनकी सामाजिक स्थितियों को लेकर लंबी लड़ाई की, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन कांग्रेस के बनने के बाद उनके जो भाषण हैं, और मुसलमानों के बीच की खबरदार कांग्रेस अधिवेशन में नहीं जाना है, और हिंदू रास्ता, हम उनके अंदर मुस्लिम सामंतवाद, अपना पुराना अतीत और ये वो उस राह पर चले। अलीगढ़ में आए, ब्रिटिश प्रिंसिपल आए, और फिर वो अलग उनका आगे रास्ता हो गया। और बहुत समय नहीं लगा, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। इकबाल बहुत नए सिरे से शुरू हुए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1905 में विदेश गए, लौट कर आए, और थोड़े समय बाद उनकी आवाज़ बदली। वो इकबाल पहले कम्युनिस्ट भी थे, वो इकबाल भारत की भी बात करते थे, वो लेनिन की भी बात करते थे, वो उपनिषद की भी तारीफ करते थे, जावेदनामा वगैरह उन्होंने लिखा। वो क्या, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी, उस खेत के हर गोश आए गंदुम को जला दो। जो खेत किसान को रोटी नहीं दे सकता, उस खेत के गेहूं के हर हिस्से को, हर कोने को जला दो। ये इकबाल लिखते थे। और भी इकबाल के एक आध शेर बड़े दिलचस्प है, मैं लाया हूं नोट करके। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात करने की नहीं, तू भी तो हरजाई है। अल्लाह से कह रहे हैं शिकवा में। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं।
वही अखबार पैन इस्लामिज्म पर जाकर ख़त्म होते हैं कि इस्लाम के अलावा दूसरा मनुष्य को बेहतर बनाने का रास्ता नहीं है। और जिन्ना जब शुरुआत में सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस में थे, तिलक और उनके बीच कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी, पैक्ट हुआ था लखनऊ का 1916 में। गांधी तो कहीं सीन में थे ही नहीं, वो कहाँ खत्म हुए एक इस्लामिक राष्ट्र बनवाने की लड़ाई में। ये तीन लोग जो बिल्कुल मुस्लिम समाज में प्रगतिशील चेतना का झंडा उठाकर सबसे आगे चल रहे थे, इन तीनों का की यात्रा जहां खत्म हुई, घोर अप्रगतिशील चेतना जहां धर्म और उसकी सारी रूढ़िवादिता थी, वहां जाकर ये खत्म हुए। क्यों, ये उत्तर मुझे नहीं पता। ये हमारे मुस्लिम भाई, मैं उतना मेरा अध्ययन नहीं है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों के विचार करने का। ये एक मुस्लिम समाज के बारे में जो मेरा कहना है कि वो प्रगतिशील चेतना तो हमको 1947 तक भी नहीं दिखती। बाकी और कुछ जो होता रहा बीच में बड़ा लंबा है, उतना समय नहीं है। हिंदू समाज 1924 में हिंदू महासभा, हम सब जानते हैं सावरकर के बारे में, दिशा बदल दी उन्होंने और उनका टारगेट, उनकी लड़ाई हिंदू से मुसलमान से होने लगी, अंग्रेज से नहीं हुई, खत्म हो गया। और 100 साल पहले आरएसएस का गठन होता है, पुनर्जन्म होता है। और वो एक पूरा हिंदू उभार हुआ, और कहाँ हिंदू महासभा थोड़ा पहले खत्म हो गई, आरएसएस चल रहा है। आज आरएसएस को हम सब जानते हैं, उसकी जो ताकत है, जो सत्ता है और जो विचार है और जहाँ उसको जाना है, वो प्रगतिशील तो नहीं है। कुछ भी हो, प्रगतिशील चेतना तो नहीं है। तो 100 साल में हम वापस उस सबसे अप्रगतिशील सोच की ओर लौट गए। हुआ क्या ये 24 के आसपास की जो पूरी कहानी है, जिसको हमने 100 साल पहले चुना है, गड़बड़ अगर कहीं तलाशें तो जैसा अभी आनंद जी का असहयोग आंदोलन एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ गांधी ने शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि धर्म को राजनीति से जोड़ा और प्रमुखता से जोड़ा। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पत्र था, उसमें स्वराज की मांग चौथे नंबर पर थी, पहले नंबर पर खिलाफत की मांग थी। ये देखिए नकवी साहब कि उसका प्रमुख मांग खिलाफत थी कि उसको बहाल करो, तुर्की के सुल्तान की हुकूमत बहाल करो, ये पहली मांग थी। अब मजे की बात ये देखिए, ये मैं आखिरी बात कह रहा हूं, फिर खत्म कर दूंगा। बहुत बहुत ही मजे की बात है, पूरा हिंदुस्तान, गांधी, हिंदू, मुसलमान एक ही बार उतनी मजबूती से दोनों जुड़े, ये सब कह रहे हैं खिलाफत का बहाल करो तुर्की के सुल्तान का। और तुर्की में क्या हो रहा है? तुर्की में क्या हो रहा है? वहां खिलाफत की जड़ खोद दी गई, खत्म कर दी गई खिलाफत, कि हटाओ इस पुराने सुल्तान को, दकियानूसी को। तुर्की में ये हो रहा है और भारत कह रहा है खिलाफत को बहाल करो। कौन सी प्रगतिशील चेतना 100 साल पहले हिंदुस्तान की है भाई? वहां तो कमाल पाशा था, उससे प्रोग्रेसिव कौन हुआ है मुसलमानों के बीच? यहां तो कोई उसका नाम नहीं ले रहा, खिलाफत की बात कर रहे हैं। क्या था कमाल पाशा? शायद बहुतों ने नहीं जानता हूं, मैं बताता हूं, आपको हैरानी होगी कि एक ऐसा आदमी भी हुआ है जो ये कर सकता है। और वही समय, ये मैं जो थोड़ी सी कुछ लाइनें कोट करूंगा, बस ये आखिरी चीज है, ये नेहरू की किताब से और विश्व इतिहास की झलक से। उसने धीरे धीरे करके शरीयत, धर्म, मुस्लिम समाज सब चीज़ें ख़त्म की अपने तुर्की में। बादशाह बन गया, उसकी हुकूमत बाद में कायम हो गई, सुल्तान की ख़त्म करके वहाँ का हुकूमत हुई कमाल पाशा की, और यहाँ खिलाफत की बहाल थी। कानूनों में एक साथ रद्दोबदल कर दी गई। अभी तक बहुतेरी बातों में कानून का आधार शरीयत था। स्विट्जरलैंड का जाब्ता दीवानी और इटली का जाब्ता फौजदारी और जर्मनी का जाब्ता व्यापारी पूरे का पूरा लागू कर दिया गया। इसके नतीजों में विवाह, वसीयत वगैरह पर लागू होने वाली पुराने कानूनों में बिल्कुल परिवर्तन हो गया।
इन मामलों से संबंध रखने वाला पुराना इस्लामी कानून बदल गया, कई बीवियां रखने की प्रथा भी हटा दी गई। पुराने मजहबी दस्तूर के खिलाफ जाने वाली दूसरी तब्दीली थी आदमी की शक्ल के आलेखों, चित्रों और मूर्तियों को बढ़ावा दिया जाना। इस्लाम में ऐसा करना शरीयत के खिलाफ माना जाता है। मुस्तफा कमाल ने यह काम सिखाने के लिए लड़कों व लड़कियों की कलाशालाएं खोल दी। नौजवान तुर्कों के जमाने से ही तुर्की स्त्रियां आज़ादी की लड़ाई में खूब महत्व का हिस्सा लेती आई थीं। कमाल पाशा की खास मंशा थी कि वे सब तरह के बंधनों से छुटकारा पा जाएं। एक नारी अधिकार रक्षा समिति बनाई गई और नौकरियों व धंधों के दरवाजे स्त्रियों के लिए खोल दिए गए। सबसे पहले बुर्के पर जोरदार धावा बोला गया और ये गजब की तेजी से गायब हो गया। स्त्रियों को तो इस बुर्के को फाड़ देने का मौका मिलने की देर थी। कमाल पाशा ने उन्हें मौका दिया और वो दौड़ी दौड़ी चली आई। बच्चों को भी कई तरह से बढ़ावा दिया गया। मकतबों के पुराने तोता रटंती नमूने के बजाय अब पूरा विकास करके अपने पांवों पर खड़े होने वाले और लायक नागरिक बन जाए, ये बताया गया। और भी है, इसमें काफी चीजें हैं, उसने सब बदल दिया। मतलब ये काम वो कर रहा था जब हुकूमत उसके पास थी और खिलाफत खत्म हो गई थी। और हिंदुस्तान 1924 में कह रहा था, 1921 में, कि खिलाफत को बहाल करो। और हम यहीं से प्रगतिशील चेतना का टाइम अपना ले रहे हैं और यहीं से शुरू कर रहे हैं। अब आगे आप हमारे वक्ताओं को सुनिए कि हम किस प्रगतिशील चेतना पे बात कर रहे हैं। शुक्रिया।